हेलो एवरीवन। आज हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। आज 2 मई है और अभी हम क्या करेंगे, कुछ तो ऐसे टॉपिक्स लेंगे जिनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का लेंगे जो आपके बैंक एसएससी वगैरह में काम आएंगे। और 3 टॉपिक मैं आज ले रहा हूँ जो थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में थोड़ा क्विज टाइप का होगा, 30 क्वेश्चंस। उसको हम लोग, आप लोग भी अपने अपने आंसर लिखिएगा, तो उसके द्वारा आप लोग भी जज कीजिएगा आपको कितनी नॉलेज हो रही है आजकल के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहला टॉपिक है अपना कोरोना वायरस, जो कि आप लोगों को सबको पता है, अभी बहुत हाईलाइटेड भी है कोरोना वायरस। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो फर्स्ट थिंग, कोरोना वायरस कोई पहली बार नहीं आया है। बहुत सारे वायरसेस हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, वो कोरोना फैमिली के ही वायरसेस हैं। और ये एक लार्ज फैमिली है। सबको लग रहा है कि कोरोना वायरस पहली बार आया है, पर कोरोना वायरस पहली बार नहीं आया। कोरोना वायरस के जैसे हमको खांसी जुकाम हो जाता है, नॉर्मल कॉमन कोल्ड भी हो जाता है, वो भी एक कोरोना वायरस है। तो पर क्या था कि ये सारे कोरोना वायरस पहले से चले आ रहे थे, तो इनके लिए अपनी बॉडी डेवलप हो चुकी थी, इसलिए इन सब से कोई डर नहीं रहा था या कुछ भी, इतने सालों से चल रहा था। बट ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस पहले आया। ये एक बहुत बड़ी फैमिली है। जैसे मान लो कोई गुप्ता फैमिली है, तो गुप्ता फैमिली में बहुत सारे गुप्ता होंगे। तो अभी नया बच्चा जो पैदा होगा वो एक नया बच्चा पैदा हुआ है, पर गुप्ता फैमिली तो बहुत पहले से चली जा रही है। तो इस तरह से कोरोना फैमिली बहुत पहले से चली जा रही है। उसमें एक नया वायरस आया जिसका नाम है कोविड-19। तो पहले वाले कोरोना वायरसेस का नाम क्या क्या थे? कॉमन कोल्ड, जो आप लोगों को सर्दी जुकाम लगती है। उसके अलावा सार्स आया था और मर्स आया था। ये पहले वायरस आ चुके हैं। तो अब जो नया आया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोविड-19। तो कोविड-19 अभी फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, पहली बात तो कोरोना वायरस ऐसे नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन को ही हो सकता है, ये एनिमल्स और ह्यूमन दोनों को हो सकता है। तो ये सबको हो सकता है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कोरोना वायरस पहले आ चुका क्या? हाँ, आ चुका। पहले कौन से कोरोना वायरस आए हैं? कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम जो नॉर्मल होती है, सार्स आया पहले, MERS मर्स आया पहले। और ये एनिमल को भी हो सकता है, ह्यूमन को भी हो सकता है। तो अभी नया कोरोना वायरस कौन सा आया है? नया आया है कोविड-19। अब कोविड नाम क्यों है? थोड़ा सा अटपटा नाम लगता है कोविड। तो कोविड नाम क्यों है? कोविड नाम क्योंकि CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस और डिजीज D, और 2019 में आया था इसलिए इसका नाम आ गया कोविड। तो 19 उसका लग गया। और कोरोना वायरस डिजीज इसकी फुल फॉर्म है। सबसे पहले कहाँ पे आया था? वुहान में, चाइना में एक सिटी है वुहान, उससे स्टार्ट हुआ था। और अभी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड ये फैला हुआ है। इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं? इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। पेंडेमिक मतलब क्या होता है कि भाई पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है, इसका मतलब पेंडेमिक है। तो पेंडेमिक डिक्लेयर कौन करता है? पेंडेमिक डिक्लेयर करता है WHO। तो WHO के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो पेंडेमिक है ये इस टाइम पे। और उसके अलावा नोवेल है। नोवेल का मतलब होता है पहला, जैसे नवजात, इसलिए इसको बोलते हैं नोवेल कोरोना वायरस, इसका नाम है। या कोविड-19 भी बोला जाता है, इसलिए इसको फर्स्ट टाइम आया इसलिए नोवेल। नोवेल का एक तरह से हिंदी में मीन्स देखेंगे तो फर्स्ट टाइम इसको नोवेल बोलते हैं। जूनेटिक है। जूनेटिक का मतलब होता है ऐसे ऐसे वायरसेस, जो ऐसी बीमारियां जो कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट से होती है, ऐसी बीमारियों को जूनेटिक बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि जूनेटिक बीमारियां कौन कौन सी है। अगर वायरस से कोई बीमारी हो रही है तो जूनेटिक है। बीमारी क्या होती है? जैसे कि वायरस क्या है, वह भी जूनोटिक मतलब होता है किसी सूक्ष्म चीज़ के द्वारा कोई चीज़ होना, मतलब, तो उसको जूनेटिक डिजीज़ बोलते हैं। तो जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, पैरासाइट्स हो गए। ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस से होती हैं, जो खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस पता करेंगे कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस है, जो कि बार बार में अभी आपके सामने चल रहा होगा, वायरस, बैक्टीरिया, सब कुछ। तो बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस है? बैक्टीरिया लिविंग होता है, वायरस नॉन लिविंग होता है। मतलब वायरस पहले जिंदा नहीं होता, फिर ये इतनी बीमारियां कैसे कर रहा होता है? ये जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो वहाँ पे ये आपकी सेल्स को यूज़ करके वापस से एक्टिव हो जाता है। तो ये नॉर्मल, जैसे कि ये किसी सतह पे पड़ा रहेगा तो ये एक्टिव नहीं रहेगा। ये उस टाइम पे निर्जीव की तरह भूमिका निभाएगा। जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी सेल्स को यूज़ करेगा ये, और वहाँ से ये सजीव हो जाएगा। तो
तो इसलिए इसको बोलते हैं ये नॉट लिविंग होता है नॉर्मली, बट ये एक्टिव हो जाता है और जीवित हो जाता है जब आपकी बॉडी में जाता है। तो ये इसका है। उसके अलावा बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया की साइज़ बड़ी होती है, वायरसेस की साइज़ थोड़ी छोटी होती है। ओके। उसके अलावा बैक्टीरिया की खुद की सेल होती है, वायरस की खुद की सेल नहीं होती, मतलब वो आपकी बॉडी की सेल्स को यूज़ करेगा और उसके अंदर रहेगा। तो ये इसलिए और भी ख़तरनाक है कि ये आपकी बॉडी को यूज़ करेगा। तो ये एक डिफरेंस है बैक्टीरिया में। डीएनए और आरएनए होता है, दोनों कंटेन करता है बैक्टीरिया, बट वायरसेस आइदर क्या तो डीएनए का बना होगा या आरएनए का बना होगा। कुछ लोग भी आ रहे हैं अभी जस्ट, इस वजह से बीच में पॉज लेना पड़ रहा है। तो अभी खतरनाक कौन सा हुआ, खतरनाक दोनों ही हुए। पर बैक्टीरिया कैसी चीज़ है कि बैक्टीरिया की खुद की सेल होती है, तो अगर आप उस पर रिसर्च करोगे तो उसकी सेल को नष्ट करके और हम लोग बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसी दवाई दे देंगे जिससे कि उसकी सेल ख़त्म हो जाए तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। पर वायरस को कैसे ख़त्म करें, वायरस तो आपकी सेल के अंदर बैठा हुआ है। तो अब जब आपकी सेल के अंदर बैठा हुआ है तो आपकी सेल के अंदर बैठा हुआ है तो जब आपकी आप अपनी खुद की सेल को तो ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप बैक्टीरिया की सेल को ख़त्म नहीं कर सकते। बैक्टीरिया की सेल को तो ख़त्म कर सकते हो आप, बट वायरस की सेल को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस की सेल आप लोग सब म्यूट कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ, क्योंकि वायरस क्या करता है, आपकी बॉडी की सेल्स को यूज़ करता है, इसलिए आप वायरस को ख़त्म नहीं कर सकते कभी भी। तो अब इसके इलाज क्या है, बैक्टीरिया को आप उसकी सेल्स पे अटैक करके ख़त्म कर सकते हो। तो उसकी सेल्स को ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो। पर बैक्टीरिया से कोई बीमारी होगी जैसे टीबी होती है, उसके लिए आप एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो। पर वायरस को कैसे ख़त्म किया जाए, अगर आपने कोई ऐसी दवाई दे दी जिससे कि सेल ख़त्म कर दे, तो बैक्टीरिया की तो सेल को ख़त्म कर देगा, पर वायरस की सेल को ख़त्म करने का मतलब आप अपनी खुद की सेल को ख़त्म कर रहे हो। आप खुद की सेल को ख़त्म कर दिए तो आप ही मर जाओगे। तो इसलिए आपको ऐसी कोई दवाई नहीं है अपने पास में कि उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो आपके पास में क्या क्या इलाज है इस टाइम पे, ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं। 3 ट्रीटमेंट अभी हैं वर्ल्ड में। एक वैक्सीन डेवलप करो, मैं आपको बताऊंगा वैक्सीन क्या होता है। एक प्लाज्मा ट्रांसप्लांट होती है, एक हर्ड इम्यूनिटी होती है। तो वैक्सीन कैसे होती है, वैक्सीन क्या करती है कि जैसे कि पोलियो की एक वैक्सीन होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक जैसे कि कोरोना वायरस के बारे में क्या बताया जाएगा कि कोरोना वायरस को लेबोरेटरी में ले जाके उसको बिल्कुल मार दिया जाएगा, उसको उसकी एक्टिविटी को बिल्कुल ख़त्म करके और आपकी बॉडी के अंदर डाला जाएगा, स्वस्थ मनुष्य के अंदर। जैसे ही वो ख़त्म हुआ कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ेगा। क्योंकि वो मरा हुआ है तो उसकी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आपको बीमार कर सके। तो क्या करेगा, वो आपको बीमार नहीं करेगा, बट आपकी इम्यून सिस्टम उसको अटैक करके समझ जाएगा कि इस तरह का कोरोना वायरस आएगा कल को, तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। तो आप रिमेंबर रखेगा, उसको याद रखेगा कि ये इम्यून सिस्टम याद रखता है कि इस तरह का वायरस आने के बाद में कल को कोई वायरस आता तो उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो जब एक्चुअल में जब ताकतवर वायरस आएगा तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको तुरंत ख़त्म कर देगी। तो वैक्सीन का काम ऐसा ही होता है। पोलियो, जैसे पोलियो को आप ड्रॉप्स पिलाते हैं, तो ड्रॉप्स के अंदर क्या होता है, कभी आपने सोचा है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर वैक्सीन होती है। वैक्सीन क्या होती है, उसमें वायरस होता है, पोलियो का वायरस होता है, बट बिल्कुल उसको इतना मतलब लेबोरेटरी में ख़त्म करके आपको दिया जाता है कि आपको बीमारी नहीं होगी, पर आपका इम्यून सिस्टम उसको रीड करेगा और वो याद रखेगा ये पोलियो का वायरस है, अगली बार ऐसा आ गया तो भी ख़त्म कर दूँगा। तो इसलिए वैक्सीन से मतलब वैक्सीन जब आ जाएगी इसकी, तो कोरोना वायरस से हम लोगों को हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा कभी भी कोरोना वायरस आएगा तो। दूसरा है प्लाज्मा ट्रांसप्लांट। प्लाज्मा ट्रांसप्लांट क्या होता है, जैसे कि किसी को कोरोना वायरस हो गया, एक पर्सन को, जैसे कि एक पर्सन को कोरोना वायरस हो गया, अब वो क्या हो गया, कोरोना वायरस हुआ, उसका इम्यून सिस्टम ने काम करना स्टार्ट किया, इम्यून सिस्टम ने कोरोना वायरस को मार दिया। पर कोरोना वायरस मारते कैसे मारते, कौन मारता है, अपनी बॉडी में ऐसी क्या चीज़ होती है जो कोरोना वायरस को मारती है, वो होती है अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़। तो जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स जो बोलते हैं अपने, वो एक तरह से पुलिस का काम करती है। कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर हमारी बॉडी में आ जाता है तो तुरंत एक्ट करती है और तुरंत उसको मारने की ट्राई करती है। तो जैसे कि अभी बोलते हैं जैसे बूढ़े लोग ज़्यादा मर रहे हैं, इससे क्यों मर रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स इतनी जल्दी नहीं बनती जितनी कि एक स्वस्थ मनुष्य जो यंग होता है उसमें बनती है। तो जैसे ही कि कोई मनुष्य पहले
कोरोना से संक्रमित हुआ, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ने काम करना स्टार्ट किया। जैसे ही इम्यून सिस्टम ने काम करना स्टार्ट किया, वाइट ब्लड सेल्स बनने लग गए, एंटीबॉडी बनने लग गई। जैसे एंटीबॉडी बनी और उसने वायरस को ख़त्म कर दिया, तो पर वो एंटीबॉडी उसके ब्लड में रहेगी कुछ दिन तक। तो क्या होगा कि अब जैसे वो स्वस्थ होकर घर पे जाएगा, दूसरा एक और पेशेंट है, उसकी बॉडी अभी रिएक्ट नहीं कर रही कोरोना वायरस के लिए, वो बूढ़ा है, उसकी एंटीबॉडी इतने जल्दी बन नहीं रही। तो स्वस्थ मनुष्य क्या करेगा, अपना ब्लड उस कुछ ब्लड ट्रांसप्लांट कर देगा। अब उसके ब्लड में कुछ एंटीबॉडीज़ हैं, वो एंटीबॉडी स्वस्थ मनुष्य कोरोना वायरस पेशेंट के अंदर जाएगी और वो एंटीबॉडी लड़ाई करेगी कोरोना वायरस से। तो प्लाज्मा थेरेपी से भी मनुष्य को बचाया जा सकता है। दिल्ली में इसमें पहला पेशेंट अभी बचा है। तीसरा होता है हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी क्या कहती है कि हार्ड इम्यूनिटी बोलती है कि अगर मान लो 70% से ज़्यादा लोगों को अगर कोरोना वायरस हो जाए, लाइक 100 करोड़ अपने देशवासी हैं, तो 70% को हो जाता है, तो अपने आप ही वो वायरस धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका वो इतना फैलाव नहीं होता, इस तरह से ख़त्म हो जाता है। उसका कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सबको संक्रमित कर दो। स्वीडन इसको फॉलो कर रहा है, वहाँ पे अभी डेथ भी काफ़ी हो रही है। ये रिस्क की चीज़ है, इसलिए इंडिया इसको फॉलो नहीं कर रहा। कुछ अदर टर्म्स है कोरोना वायरस से रिलेटेड, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा इनके, आप लोग इंटरनेट पे यूज़ करके आप पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम्स में इनमें कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला है RT-PCR टेस्ट, जो अभी हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चैन रिएक्शन। इसके द्वारा कोरोना वायरस का पता लगाया जा रहा है। अभी जो इंडिया में जो भी 9 लाख टेस्ट हुए हैं, इसी के द्वारा पता करके पता लगाया गया है कि कोरोना है या नहीं है। दूसरा रैपिड टेस्टिंग किट, जो कि अभी चाइना से हमने परचेज की थी लाखों की संख्या में, जो कि फॉल्टी निकल गई थी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो उसमें क्या करते हैं कि किसी भी आपके जैसे मोदा में आके या नागपुर में आके किसी भी स्वस्थ मनुष्य का चेक कर लेंगे, और वो क्या करें, ब्लड को चेक करते हैं। ब्लड को चेक करके वो टेस्ट करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुई क्या। जैसे एंटीबॉडी डेवलप हुई, मतलब कोई ना कोई फॉरेन पदार्थ आपकी ब्लड के अंदर आया होगा, तभी एंटीबॉडी डेवलप हुई होगी। तो उससे वो पता लगा लेते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर आया है, वायरस या कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया। बट ये क्या करती है कि परफेक्ट नहीं बता पाएगी। हो सकता है कि बैक्टीरिया आया हो तो भी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, हो सकता है दूसरा वायरस आया हो तो भी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। तो ये परफेक्ट मीडियम नहीं है, पर ये पता चल जाएगा कि ये आदमी संक्रमित है किसी ना किसी बीमारी से। तीसरा, एक आजकल दवाइयों का नाम चल रहा है, ये है रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर ओरिजिनल इबोला वायरस के लिए बनाई गई थी। गिलियड कंपनी है, फॉरेन की, अमेरिका की। ये बना रही है कि ये दवाई देने से सही हो जाएंगे, इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और इस तरह से आदमी जल्दी सही हो जाएगा। सेम एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का नाम सब लोगों ने सुना होगा। आजकल मोदी और ट्रम्प के बीच में काफ़ी चला था इसके ऊपर। इंडिया ने बहुत सारा अमेरिका को ये ड्रग सप्लाई भी किया है। लोग बोल रहे हैं कि इसको खाने से थोड़ा जल्दी रिकवर होते हैं। ये वायरस को कभी ख़त्म नहीं करते, बट ये क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उससे आप जल्दी रिकवर होते हैं। वैसे एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया के टाइम पे काम आती है। एक WHO है, जो रोज़ नाम आप लोग सुनते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम है इसका। ये पूरे वर्ल्ड की हेल्थ के बारे में सारा रिसर्च करता है, पता लगाता है क्या प्रॉब्लम चल रही है। UN की बॉडी है, UN मतलब यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड यूरोप में। ओके, हेड इसका ये अजीब सा नाम है, इथोपिया का बंदा है, गैब्रियेसुस, पता नहीं ऐसा अजीब सा नाम है, आप देख लेना, आपके एग्ज़ाम में आ जाए, अजीब सा नाम हो तो आप लगा देना। ठीक है, तो ये इसके बारे में, कोरोना के बारे में सारा डिटेल है। इससे बाहर नॉर्मली आपसे नहीं पूछा जाएगा, और अगर नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो बाद की बात है। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि अभी बारिशें हो रही हैं, आपने देखा होगा। तो ये आपने सोचा होगा यार ये अभी बारिश क्या मानसून आ गया क्या? ये अभी मानसून नहीं आया है। ये इस बारिश को क्या बोलते हैं? प्री मानसूनल रेन्स। बारिश मतलब जो मानसून से पहले बारिश आती है उसको बोलते हैं प्री मानसूनल रेन्स। ये इसके अलग अलग नाम है। जस्ट मैं, चूँकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देखा, तो मेरे को पता चला कि ये नाम बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये जो अचानक से पहले बारिश होती है, मानसून तो आपके जून से स्टार्ट होगा, फिर जून से पहले ये कौन सी बारिश है, इसको बोलते हैं प्री मानसूनल शावर्स भी बोलते हैं, रेन्स भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में कुछ नाम भी है जो नीचे लिखे हुए हैं, थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। तो जैसे वेस्ट बंगाल, असम में क्या बोलते हैं इसको? काल बैसाखी बोलते हैं, और नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं, और काल बैसाखी बोलते हैं। टी शावर्स बोलते हैं असम में, आप देखोगे यहाँ इस एरिया में टी शावर्स बोलते हैं, क्योंकि टी के लिए एक बहुत अच्छी रहती है।
उससे टी की लीव्स अच्छी बन जाती है और थोड़ी खुशबूदार और अच्छी लीव्स मिलती है टी के लिए। मैंगो शावर्स, ये मैंगो शावर्स बोलते हैं अपने यहाँ पे केरला वाले एरिया में। तो केरला में मैंगो शावर्स, क्योंकि वहाँ पे मैंगो बहुत सारा होता है और उसको पकने के लिए ये चाहिए होती है, तभी आपके पास मैंगो भी पहुँचता है। इससे आपको पता भी चलेगा कि मैंगो कौन से इलाके में होता है। टी जैसे आसाम वाले इलाके में होती है, मैंगो केरला वाले इलाके में ज़्यादा होता है। फिर ये ब्लॉसम सावर्स भी बोलते हैं इसको, कॉफ़ी सावर्स भी बोलते हैं, कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए भी अच्छी होती है। ये भी केरला में कॉफ़ी काफ़ी होती है, तो वहाँ पे इसको बोला जाता है। अपने नॉर्थन, आप तो नॉर्थ में नहीं हो, मैं भी नॉर्थ में हूँ, तो यहाँ पे लू बोलते हैं। लू बहुत तेज चलती है, कभी कभी लू के साथ में बारिश भी होती है, जो अभी हुई है जयपुर में 2-3 दिन पहले। इसके साथ में आपने मानसून का नाम आया, तो मानसून क्या चीज़ होती है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जून के अंदर स्टार्ट होता है, लगभग अगस्त के एंड तक या सितंबर के स्टार्टिंग तक ये चलता है मानसून। और ये अचानक से देखना भारत में बारिश आने लगेगी, बाढ़ आने लगेगा, सब कुछ होगा और अचानक से फिर गायब भी हो जाएगा सितंबर के बाद में। तो इसको मानसून बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, अचानक से हवाएं बहने लगेंगी और अचानक से हवाओं की दिशा बदलने की वजह से मानसून ख़त्म भी हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सीजनल चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड्स। मतलब सीजन के हिसाब से क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसको इसलिए इसको इसका नाम सीजनल चेंजेस, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन है एक तरह से। आप देखेंगे ये भारत अपना और ये इंडियन ओशन है। तो जब समर्स होता है तो उसमें आप देखेंगे सारी की सारी हवाएं इधर की तरफ, समंदर की तरफ से आती हैं। तो सारी की समंदर की तरफ से हवाएं आने की वजह से पूरा का पूरा वो साथ में क्या ले आती हैं, पानी ले आती हैं और पूरे भारत पे बारिश होती है बहुत ज़्यादा। तो ये होती है समर के टाइम पर। विंटर के टाइम पे ये मैंने क्या बोला था, चेंज इन द डायरेक्शन मानसून। तो ये सारी की सारी जो हवाएं हैं इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, इधर की तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ हो जाती है, भारत से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो समुद्र है नहीं, तो क्या करता है ये सिर्फ हवाएं चलाता है एक तरह से। तो विंटर्स में नॉर्मली इस तरह से इसकी वजह से बारिश नहीं होती है। तो ये मानसून का टाइम है कि समर्स में तो बारिश करता है, विंटर्स में नॉर्मली नहीं करता, थोड़ा बहुत ही यहाँ पे करता है। देखो आप ये समंदर से होके जा रही है तो इस तमिलनाडु इलाके में सर्दियों में भी बारिश करता है। तो ये सीजनल डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, इसका इसलिए इसको बोला जाता है कि क्यों ये चेंज होती है डायरेक्शन। अब इसके डिटेल्स तो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत डिटेल में अलग से टॉपिक हुआ। हम लोग डिटेल्स में जब टॉपिक्स को बाद में और पढ़ने लगेंगे तो मानसून के ऊपर पूरी क्लास हो सकती है। उसके बाद में ये तीसरा जो टॉपिक आज का है, विधान परिषद इलेक्शन के बारे में बहुत चीज़ें चल रही हैं कि विधान ये अपना उद्धव ठाकरे अभी बहुत हल्ला कर रहे हैं कि विधान परिषद के इलेक्शंस कराओ, 9 सीट्स पे अभी विधान परिषद के इलेक्शंस होने। तो ये क्यों होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जाऊंगा। एक्चुअली में मैं आप लोगों को कुछ को पता भी होगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ अभी तैयारी करने लग रहे होंगे, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये पूरा देश चल कैसे रहा है, तो आप देखेंगे कि देश दो तरह से चलता है। जैसे महाराष्ट्र कैसे चलता है, एक तो महाराष्ट्र लेवल पे चलता है, एक दिल्ली से चलता है। तो जो दिल्ली से चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल, केंद्र सरकार, और जो उसको बोलते हैं सेंट्रल, और जो राज्य से चलता है उसको बोलते हैं राज्य सरकार। तो ये 2 लेवल से चलता है। तो कानून भी 2 लेवल पे बनते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे बनते हैं और एक स्टेट लेवल पे बनते हैं। तो जो सेंट्रल लेवल पे बनाते हैं उसको, वो कानून को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बनाती है कानून। और जो स्टेट लेवल पे बनते हैं उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, जो विधानमंडल बोलते हैं, आप मराठी में विधानमंडल बोल सकते हैं। तो दोनों जगह कानून बनते हैं। सेंट्रल के एरिया के कानून बनाएगी महाराष्ट्र के लेवल के कानून बनाएगी। ठीक है, ये हो गई, ये विधायिका के टाइप है। मतलब विधायिका एक सेंट्रल पे होगी, एक स्टेट के लेवल पे होगी। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव के भी होते हैं। माइक बंद कर लीजिए जो भी नया आए। तो इस फिर से म्यूट करना पड़ेगा, रुकिए मैं कर देता हूँ। ओके, तो ये दोनों लेवल पे होती है। तीसरा लेवल भी एक होता है जो पंचायती लेवल पे होता है। इसलिए हमारे देश में 3 स्टेजेस पे एग्जीक्यूटिव काम करती है, लेजिस्लेचर भी काम करती है, थोड़ा बहुत लेजिस्लेशन भी होता है उनके पास में, कि 3 स्तरीय बोलते हैं इसको व्यवस्था, जिसमें एक सेंट्रल का रोल होता है, उसके नीचे होता है स्टेट एक होता है, उसके नीचे भी एक क्या होती है, पंचायतें होती हैं। तो अभी हम लोग सेंट्रल के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सेंट्रल में भी संसद होती है जो कानून बनाती है। आप इसमें देख भी सकते हैं, पार्लियामेंट होती है जो कानून बनाती है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। इसी तरह से स्टेट में जो कानून बनाती है वो विधानमंडल होती है, जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। उसमें भी 2 चीज़ें होती है, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है।
मतलब एक लोअर हाउस बोलते हैं विधानसभा को और अपर हाउस बोलते हैं विधान परिषद को। अब इनमें थोड़ा सा अंतर मैं बताना चाहता हूँ। विधानसभा क्या होता है? विधानसभा होता है जो आप लोग आपके आमदार के लिए वोट करते हैं। 18 साल से ज़्यादा उम्र वाला कोई भी जाके वोट कर सकता है, जो आप लोग करते भी होंगे, काफ़ी लोगों ने किया भी होगा या फ्यूचर में करेंगे। जो आप आमदार के लिए जो भी वोट करते हैं, जो जाके बैलेट पे बटन दबाते हैं और जो चुन के जाते हैं, वो सारे मिलके विधानसभा बनाते हैं। तो भाई ये विधान परिषद क्या चीज़ है? हम तो सिर्फ इलेक्शन तो एक के लिए करते हैं, तो एक और सभा होती है जो आप लोग वोट नहीं करते, उसके लिए कोई दूसरे लोग वोट करते हैं। जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, जो नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगे उनके लोग वोट करेंगे। कुछ टीचर्स लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं, वो लोग वोट करके एक और बनाते हैं विधान परिषद। तो ये विधान परिषद होता है। तो आप लॉ बनाने के लिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों की ज़रूरत होती है। पर ये चूंकि ज़्यादा काम की कोई चीज़ लगती नहीं है, ज़्यादातर गवर्नमेंट्स को काम की कोई चीज़ लगती नहीं है, तो इसलिए सब जगह ये विधान परिषद है नहीं। कुछ स्टेट्स ने अभी तक इसको रख रखा है, ज़्यादातर स्टेट्स ने इसको अबोलिश या ख़त्म कर दिया है, कि बोल रहे हैं कि जब जनता का वोट तो सिर्फ विधानसभा के लिए आता है, विधान परिषद की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ स्टेट हैं जो लगे हुए हैं, नहीं हम तो रखेंगे। वो 6 स्टेट हैं ऐसे। तो उनके नाम है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर था, उत्तर प्रदेश था, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, तेलंगाना। जम्मू कश्मीर तो अब स्टेट रहा ही नहीं, यूनियन टेरिटरी बन गया, तो ये तो हट गया अपना। उसके अलावा अभी कितने बचे? छः स्टेट बचे हैं, जिनमें यह भी है। उसके ऊपर भी आंध्र प्रदेश ने अभी उन्होंने कैबिनेट ने किया है कि हमारे यहाँ से भी हटा दो, कोई काम की नहीं है। ऊपर लोग ज़्यादातर लोग मक्कारी करने के लिए बैठे रहते हैं, कोई ऐसा कुछ खास काम नहीं करते हैं। जो काम होता है एक्चुअल में, जो जनता चुन के भेजती है वो विधानसभा में होते हैं, वही काम के होते हैं, इसलिए उसको हटाया जाए। फिर इसको याद करने का एक तरीका है जुम्बकटी। आप लोग याद कर सकते हैं जुम्बकटी। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, और हर साल एक दो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कहाँ कहाँ पे विधान परिषद है या अपर हाउस है। और जुम्बकटी में जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, फिर एम से मध्य प्रदेश है, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटका है, और टी अभी नया तेलंगाना बना था। पर अभी थोड़ा सा ये याद करने में हम लोग जुम्बकटी याद करते थे, पर आपको जे हटाना पड़ेगा बीच में। जे हट गया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हट गया, तो 6 में ही है। तो अभी इतना हल्ला क्यों है इसके? अभी कोरोना के टाइम पे इतना हल्ला क्यों है? कि ये अभी इलेक्शन हो जाए, ये है वो है। तो कोरोना तो ख़त्म होने देते, उसके बाद में इलेक्शंस करा लेते। तो अभी क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर है तो उसको एक किसी का, विधानसभा का या विधान परिषद का, इन दोनों में से एक का मेंबर होना जरूरी है अगर मुख्यमंत्री बनता है तो अगर वो किसी का भी मुख्यमंत्री नहीं है, किसी का भी मेंबर नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है, पर सिर्फ 6 महीने के लिए। आप और मैं भी बन सकते हैं 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को क्या तो विधानसभा का इलेक्शन जीत के आना है या विधान परिषद का इलेक्शन जीत के आना है, विधान परिषद में सेलेक्ट होके आना है। तो अभी क्या हो गया महाराष्ट्र में, ऐसा क्या हल्ला मच गया? हल्ला मचा दिया इन्होंने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, उद्धव ठाकरे ना तो विधानमंडल के विधान परिषद के सदस्य हैं, ना विधानसभा के सदस्य हैं। उन्होंने कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा, और वो बन गए कुछ भी तिकड़म लगा के चीफ मिनिस्टर। अब उनको अभी उनको 28 मई को उनको होने वाले 6 महीने। अगर 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उनको छोड़नी पड़ेगी, किसी और को बनाना पड़ेगा। अभी तो 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, और इलेक्शन कमिश्नर ने बोला है कि भैया अभी कोई इलेक्शन होंगे नहीं। तो पर अभी 6 महीने हो जाएंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी ऐसे टाइम पे। तो उनको एक ना एक का होना है, विधानसभा या विधान परिषद। विधानसभा के तो अभी इलेक्शन हो नहीं सकते, आप लोग वोट करने जाओगे नहीं घरों से। तो विधान परिषद में क्या है कि 9 सीट खाली है, उनके लिए वो बोल रहे हैं कि 9 सीट के लिए इलेक्शंस करवाएंगे। अब वो 9 सीट के इलेक्शन के लिए बहुत हल्ला मचा दिया उन्होंने, इलेक्शन कमीशन को, राज्यपाल को, सबको चिट्ठियाँ लिख दी हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भैया ठीक है, अभी कोरोना बहुत ज़्यादा है, अगर इसको हटा दिए तो किसको मनाओगे, बहुत अभी क्रूशियल टाइम है। तो अभी 21 मई को इलेक्शन कराने के लिए बात हो गई है। 21 मई को इलेक्शंस होने वाले हैं विधान परिषद की 9 सीटों के लिए महाराष्ट्र में। आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं कौन कौन इसके लिए वोटिंग करेगा। आप और मैं तो नहीं करेंगे, और बहुत से लोग हैं जो करेंगे, जैसे कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स लोग, इस तरह के लोग इसके लिए वोटिंग करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए 3 टॉपिक।
अभी हमारे पास में 10 मिनट बचे हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब से लेके 10 मिनट तक मैं एक एक क्वेश्चंस रीड करूँगा। आप लोग जूम भी कर सकते हैं, अपनी 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 स्क्रीन में जूम हो जाएगा। आप लोग अपना अपना आंसर्स टाइप करके फटाफट बताएंगे। जो जो जिस आपको गलत भी पता हो सकता है, सही भी हो सकता है, आप उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, हम लोग छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे, आप लोग सब लोग आंसर बताएंगे इसका। ठीक है, तो ये अब हमारी पहली क्विज आ जाती है। तो जिसको पहला, जैसे मैं बोलूँगा पहला, तो आपको पहले का ही आंसर देना। जब मैं दूसरा स्टार्ट करूँगा, पहले का आंसर बता के तभी आपको दूसरे का आंसर देना। उससे पहले कोई ज़्यादा सियाना ना बने कि सारे के आंसर, और इंटरनेट का यूज़ कम से कम करो, है ना। जिसको जो पता है आप आंसर लिख दीजिए। गलत पता होंगे, मेरे को लगता है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको गलत पता होंगी, पर फिर भी आप ट्राई करो सब लोग। पहला आंसर है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। महिला मंत्री कौन है? महिला और, तो आप लोग इसमें आप करेक्ट मत कीजिए कोई भी, प्लीज़ आप लोग टाइप कीजिए आंसर। ए आया, कुछ लोगों का ए आंसर आया, ओके, कुछ लोगों का आंसर आया। सिंपल क्वेश्चन है। स्मृति ईरानी, अभी स्मृति ईरानी हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह तो वैसे ही नहीं हो सकते। वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नॉर्मली महिला को ही जाती है। निर्मला सीतारमन हमारी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो है नहीं। पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह है नहीं। राजनाथ सिंह क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है। पीयूष गोयल क्या है इस टाइम पे, देख लेना भाई। अब नेक्स्ट है चाकाऊ। एक अभी एक ब्लैक राइस आया जिसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग जानते हो, जोग्राफिकल इंडिकेशन वाला टैग। मतलब वो वहीं पे हो सकता है और कहीं पे उसको, ऐसा नहीं है कि आप इस राइस को अपने घर के आसपास भी उगा लो, ऐसा नहीं है। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो दूसरे का आंसर बताइए, चाकहो का क्या आंसर होगा? कुछ लोग मणिपुर बता रहे हैं, मणिपुर बता रहे हैं काफ़ी लोग। ओके, अभी जीआई टैग मिला है चाको को। काला राइस होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है जिसके अंदर। और एक ने ये बता दिया आसाम में, और खीर वीर बनाते हैं इससे काफ़ी। इसका आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, हु डेवलप न्यू सिमुलेशन कोड टू स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर इन अर्थ मैग्नेटोस्फेयर। अर्थ के अंदर चुंबक है, सबको पता होगा। तभी आप कोई चीज़ को फेंकते हो तो नीचे की तरफ आती है, चुंबक की गुण है उसके अंदर नीचे की तरफ। तो वो चुंबक के बारे में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर किसी ने उसका कोड्स तैयार किए हैं। आपके हिसाब से कौन कर सकता है ये कोड्स तैयार? आंसर दीजिए। इसरो तो देखिए स्पेस का काम करता है नॉर्मली, वो हो नहीं सकता। आईआईटी मद्रास टेक्निकल काम करता है नॉर्मली। आईएमडी क्या होता है? इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो बारिश वारिश के बारे में बात करता है। तो आंसर क्या हुआ? सी आंसर हुआ, गुड। पूरा बता ही दिया था वैसे में। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या है आईआईजी का क्या फुल फॉर्म होता है? जियोलॉजी होगा कुछ इस तरह से। अलग है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से एक और क्वेश्चन आ गया। उसका नया सेक्रेटरी कौन बना है? अजय टिर्के। सीधा बता देता हूँ, कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन था नहीं इसलिए। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, टेराकोटा फॉर्म रिसीव्ड जीआई टैग। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म बताया केतन साहू जी ने, गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेराकोटा रिसीव्ड है जीआई टैग। तो टेराकोटा, अभी टेराकोटा समझते हैं ना, एक मिट्टी टाइप का पदार्थ होता है, एक मिट्टी से ही बना होता है। उसके आप लोगों ने भी कभी कभी खेले होंगे, कुछ उसे घोड़े बनते हैं, कुछ हाथी बना देते हैं, कुछ बेचने वाले भी होते हैं। ये हड़प्पा के टाइम से टेराकोटा की ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही है, बन रही हैं बहुत सारी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये टेराकोटा, कहाँ का टेराकोटा को अभी जीआई टैग मिला है? बताइए। गोरखपुर बताया है किसी ने,
और किसी का गोरखपुर आंसर दे रहे हैं लोग। और किसी को गोरखपुर बताया। ठीक है, आंसर इसका है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जहाँ से बिलोंग करता है, जहाँ से जीत के आया था पहले, तो वो गोरखपुर जगह है। गोरखपुर में मठ भी है, तो गोरखपुर इसका आंसर होगा। वहाँ के टेराकोटा को अभी जीआई टैग मिला। जीआई टैग के बारे में आप लोग सब पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन नाम होता है इसका, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड यस प्रोग्राम। ठीक है, यस प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। कोविड-19 को स्पेशल फोकस करके ये यस प्रोग्राम चलाया है। तो आपको क्या लगता है किसने ये यस प्रोग्राम स्टार्ट किया? ओके, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन आंसर दे रहे हैं लोग। गुड, आंसर यही होगा। गुड गुड, वेरी गुड। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन, NGMA सेलिब्रेटेड पेंटर एंड आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। कौन सी बर्थ एनिवर्सरी अभी 2020 में मनाई गई थी राजा रवि वर्मा की? NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है इसका फुल फॉर्म, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट जैसे कि क्लासिकल आर्ट होती है, मॉडर्न आर्ट होती है। मॉडर्न आर्ट के आपने देखा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं। MF हुसैन टाइप में करते थे पहले मॉडर्न आर्ट। तो आपको क्या लगता है कौन सा होगा इसमें? 172 आंसर दे रहे हैं लोग। अच्छा, 172 इज़ ए राइट आंसर। तो 172 इसका आंसर होगा। और 172 मतलब ये राजा रवि वर्मा 1848 में पैदा हुआ। ठीक है, और राजा रवि वर्मा के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये रॉयल फैमिली से था और केरला से बिलोंग करता था और केरला में पैदा हुआ। तो इसकी जन्म स्थली भी पूछ सकते हैं। और पेंटिंग करता था बहुत सारी, जो आपके घरों में अभी भी सरस्वती वगैरह की पेंटिंग आती है ना जो पुरानी, या भारत माता की एक पेंटिंग है जिसमें भारत माता त्रिशूल लेके खड़ी है, वो राजा रवि वर्मा ने ही बनाई थी। तो इसके बारे में पढ़ना बहुत, इसके बारे में एक मूवी भी आई थी, तो काफ़ी इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ें तो। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ तालाबीरा माइंस लोकेटेड। तालाबीरा माइंस कहाँ पर है? थोड़ा दिमाग लगाइए सब लोग, आप लोग दिमाग लगा के भी सही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर आया कुछ का सी आया, रवि सी बता रहा है। कोई सर्च वर्च करके मत बताना, जिसको जैसा लगे बताना। ओके, सी आंसर बता रहे हैं लोग, और उन्हें बताया सी। गुड गुड गुड, आंसर इज सी। गुड, आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में ही तालाबीरा है, और उड़ीसा में संबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें तालाबीरा माइंस है, और उसकी नवेली लिग्नाइट माइंस हैं। नवेली कॉरपोरेशन एक तरह से एक नवरत्न कंपनी है, जैसे NTPC आपके पास में, इसी तरह से एक कंपनी है। तो नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन वो वहाँ पे फर्स्ट बार माइन कर रही है तालाबीरा में। और वो क्या था कि फर्स्ट बार माइन कर रही है, कोयले की माइन करेगी, कोयला मतलब निकालेगी वहाँ से, संबलपुर ज़िला उड़ीसा में। और उस पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में है। हो सकता है आप लोगों की ये सब चीज़ें पूछी जाए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 30 क्वेश्चन है ऐसे, फटाफट करते हैं। हु हैज़ डेवलप्ड ए कन्वीनियंट एंड कोस्ट इफेक्टिव सिंथेटिक प्रोसेस ऑफ फेविपिरावीर। एक फेविपिरावीर जैसे रेमडेसिविर बताया था मैंने, एक ड्रग पहले, जो कि कोरोना वायरस में इफ़ेक्टिव हो सकती है। इसी तरह से एक फेविपिरावीर भी एक ड्रग आई है, जो पहले से ये ड्रग है, और वो अभी बहुत ज़्यादा मतलब वो भी न्यूज़ में आई है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो ये इसको बनाने के लिए एक बहुत ही, क्योंकि ये महंगी दवाई है, तो एक कोस्ट इफेक्टिव वे निकाला है। तो इसके ऊपर किसने मतलब अभी ये कोस्ट इफेक्टिव सिंथेटिक प्रोसेस किसने डेवलप किया? तो 9th क्वेश्चन थोड़ा बताइए, आपको क्या लगता है? IISc बेंगलोर तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वो ऐसे काम करता नहीं है। NCLT नेशनल
कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल नाम का होता है, वो तो कंपनी के लॉ वगैरह देखता है। ICMR और CSIT IICT बचा। गुड, एक ने IICT बताया। अच्छा, IICT की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी होती है ना। काफ़ी केमिकल क्षेत्र में काफ़ी काम करती है। तो आंसर क्या होगा? केमिकल टेक्नोलॉजी है। ये लीक लकोटे मत करो भाई कोई भी लाइन्स वाइन्स मत खींचे। तो कौन करेगा? IICT करेगी ऐसे काम। तो आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर आता है बिल्कुल परफेक्ट, आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे आप लोग कर सकते हो। तो IICT इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबको बताना है। इनमें से कौन सी कोल प्रोडक्शन पहली बार स्टार्ट किया? महानदी कोल लिमिटेड, साउदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड या NLC इंडिया। NLC की फुल फॉर्म है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। तो इनमें से फर्स्ट टाइम किसने स्टार्ट किया कोल प्रोडक्शन? अभी अभी बताया मैंने, बताइए। डी बताया किसी ने। देखो, महानदी बहुत बहुत सालों से महानदी उड़ीसा में बहुत सारा प्रोडक्शन स्टार्ट कर रखी है ना, बहुत कोयला निकालती है। भारत को BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड झारखंड में बहुत कोयला निकलता है, पता नहीं 30-40 साल से निकाल रखा है। SECL भी हम पता नहीं कब से कोयला निकाले जा रहा है। NLC फर्स्ट टाइम कोयला निकालना स्टार्ट किया है। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन फर्स्ट टाइम कोयला निकालने लगी थी। तो इसका आंसर होगा नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC। और इसने पहली बार कहाँ निकाला? तालाबीरा में। तालाबीरा कहाँ है? संबलपुर में। संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, और इस पर प्रोटेस्ट भी हुए। तो आपको याद रहेगा थोड़ा थोड़ा, नेक्स्ट बार और पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। आप बताइए, ऑन द टॉप 25 ड्रग कैंडिडेट्स ऑफ फॉर द रीपर्पजिंग सजेशंस बाय CSIR इज़, कौन सी इनमें से एक ड्रग है जो CSIR ने अभी सजेस्ट किया है कि भाई ये कोरोना वायरस को सही कर सकती है? अभी अभी बताया, ये भी सही है। फेविपिरावीर, जो अभी अभी बताया वही आंसर होगा इसका भी। यहाँ पे भी आया था इससे थोड़ी देर पहले फेविपे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अतुल्य, ये एक स्टरलाइजर स्टार्ट किया अतुल्य कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। मतलब उसका उसके उसके अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो सब पता लगाने के लिए एक अतुल्य एक स्टरलाइजर तैयार किया है। वो कौन सी संस्था ने किया इनमें से? अच्छा, मैं कल वापस से पूछूंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से सब लोग। चलो, IISc तो होगा नहीं। माई लैब प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ ऐसा है नहीं। DIAT और CSIR लग रहा है। आंसर इसका होगा DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। DIAT शायद ये नहीं पता होगा किसी को भी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, DIAT। नेक्स्ट है, इनमें से किसने डेवलप किया नैनो मेडिसिन वायरल्स के लिए? ये ऑक्सीडेटिव स्टेट को चेंज कर देती है अपनी बॉडी के, और ऑक्सीडेटिव स्टेट को चेंज करके वायरस कोई भी आता है तो उसको सही करने में मदद करती है। तो बताइए, अभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आगे के 10-15 क्वेश्चन ईजी हैं। थोड़ा सा बताइए। ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा, इसका आंसर ए होगा। इसका फुल फॉर्म भी थोड़ा सा लंबा है। तो इसका फुल फॉर्म है सुभाष चंद्र, जो अपने SN बोस है ना, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस। इसने एक नैनो मेडिसिन्स डेवलप किया है जो आपके ऑक्सीडेटिव स्टेट को चेंज करेगी आपकी बॉडी को, जिससे कि आप वायरस से अच्छे से लड़ पाएँ। अगला है, कोरोना से जंग पुलिस के संग, बहुत ही कैची डायलॉग है। अरुक्षा, आयुरुक्षा, ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया? अभी अभी ऑर्गेनाइज़ किया, अभी ये न्यूज़पेपर में आया था, मैं भी पढ़ा इसके बारे में पहले भी। बताइए। अच्छा, पहले AAA का फुल फॉर्म बता देता हूँ। अच्छा, कुछ लिख रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद वाले लोग हैं। दिल्ली पुलिस का आपको पता ही होगा।
ICMR का आजकल चलता है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। वो तो रिसर्च खुद से कुछ कर नहीं रही है ऐसे, तो अपना आंसर होगा ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है, ए एंड बी। दिल्ली पुलिस और इन दोनों ने ऑर्गेनाइज़ किया था ये। दिल्ली पुलिस लिखा है तो दिल्ली पुलिस तो होगा ही यार, तो वो तो होगा ही। और आयुर्वेद वालों ने वो साथ दे दिया, तो AIAA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और दिल्ली पुलिस। अच्छा, अब थोड़े से इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोगों को पता भी होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। ये हे मार्केट मैसेकर हुआ था, मैसेकर मतलब बहुत सारे लोग मर गए थे इसमें, ठीक है। तो ये हे मार्केट मैसेकर कहाँ हुआ बताइए, ये अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ गई चीज़ें। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, एक दो दिन पहले लेबर डे गया है। लेबर डे क्यों मनाया जाता है? मज़दूरों के काम को, उसको महत्व देने के लिए लेबर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो लेबर डे, थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ जिससे आगे आगे दो तीन क्वेश्चन और आएंगे। तो लेबर डे जो तो ये हे मार्केट क्या हुआ था कि पहले लेबर्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी, और US वगैरह में, अमेरिका में बहुत बहुत ही बुरी स्थिति थी लेबर्स की। उनको 15-15 घंटे काम कराया जाता था। तो 15 घंटे काम कराया जाता था, तो उनको, जैसे हमारे यहाँ पे मज़दूरों की स्थिति, इससे भी बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही ख़राब कंडीशन थी। तो उन लोगों ने डिमांड की कि हमको एक दिन में 8 घंटे काम करना है। उसके लिए ये लोग इकट्ठे हो गए। हे मार्केट एक जगह है शिकागो के अंदर, तो शिकागो के अंदर एक जगह है हे मार्केट, वहाँ पे ये लोग इकट्ठा हो गए और प्रोटेस्ट करने लग गए 1 मई को। तो 1 मई 1886 को ये लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे कि हमारे ये मज़दूरों का वेतन बढ़ाओ, हमारे वर्किंग आवर्स कम करो, हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो ये इसलिए 1 तारीख को हम लेबर डे भी मनाते हैं। फिर उसी दिन क्या, उसके एक दो दिन बाद में ये प्रोटेस्ट करते रहे, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बॉम्ब फूट गया, किसी ने फोड़ा, अब उसके बारे में किसी को पता नहीं है। वो बॉम्ब फूटा, उसके बारे में बाद में बहुत सारी भगदड़ मच गई, पुलिस ने डंडे लाठियाँ चला दी और बहुत से लोग उसमें मर गए। तो इसलिए उसको बोलते हैं हे मार्केट मसकर। मसकर मतलब बहुत, जहाँ पे बहुत सारी एक साथ कैजुअलिटीज़ हैपन हुई हो। तो ये हुआ शिकागो। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में एक जगह है, ठीक है। अगला फिर से आता है आयु रक्षा प्रोग्राम, किसने ऑर्गेनाइज किया था भैया? अभी जस्ट ऊपर ही पढ़ा हमने। आयु रक्षा किसके लिए किया गया था बताइए फटाफट। आयु रक्षा प्रोग्राम किसके लिए ऑर्गेनाइज हुआ? टाइप करते रहिए, मैं देख भी रहा हूँ कौन कौन टाइप कर रहा है। ओके, ए एंड बी, नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स के लिए नहीं, नहीं नहीं, ऊपर ही लिखा है ना दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस के लिए ऑर्गेनाइज किया था। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ओके ओके। ये हो गए 17 क्वेश्चन। अब थोड़े से इजी इजी आएंगे, मैं अब एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब लोग आंसर देंगे, सब लोग बताएंगे अब फटाफट। 18वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले कौन से साल में मनाया गया था? 1902, 1915, 1923 या 1930? आप माइक को थोड़ा सा म्यूट कीजिए जो भी हैं, और आंसर दीजिए वैसे टाइप करके। ए आंसर दे रहे हैं कुछ लोग 1902, डी भी दे रहे हैं 1930, और लोग लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने बनाया था पहली बार चेन्नई के अंदर, ठीक है। और ये लेबर वगैरह के जो भी मूवमेंट स्टार्ट हुए 1920 के बाद में, थंब रूल याद रखो, इंडिया में 1920 के बाद में स्टार्ट हुए। तो 1902 और 1915 कभी भी लेबर वेबर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए इंडिया के बारे में तो ये हटा देना इंडिया में। तो क्या क्या ऑप्शन बचे? 1923 और 1930। अब इन दोनों में से आंसर बताइए। चलो, आप लोगों को इसका पता नहीं होगा, तो इसका आंसर है 1923, ठीक है। अगला आता है विच इज़ द स्टेट ट्री ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का
राजकीय पेड़ कौन सा है, फटाफट बताइए। महाराष्ट्र का। पीपल बताया, और अशोक बता दिए हैं। पीपल, ओके। और बताइए। आम, फिर पीपल। अच्छा, वो वाला पेड़ है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद होगा। अभी आने वाला है उसका मौसम। ओके ठीक है, मैंगो। पीपल नहीं है, मैंगो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हे मार्केट अफेयर कब हुआ था, जो अभी बताया था। लेबर्स इकट्ठा हो गए थे शिकागो अमेरिका में। गुड, मतलब ध्यान दे रहे हैं कुछ लोग। 1886 में। ठीक है, 886 याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन 21। गुजरात स्टेट कब बना था। गुजरात स्टेट कब बना था 21। 1960 बताया किसी ने। 1948। 1948 में तो भारत ही नया नया बना था यार। और कोई। 1960, गुड। आंसर इज 1960। ठीक है, 1960। 1960 में बना था। और किससे किससे अलग होके बना था गुजरात स्टेट, बॉम्बे से। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र से अलग होके गुजरात बना था। क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे गुजराती स्पीकिंग पर्सन्स थे। वो लोग बोलते थे कि हमारा एक नया कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए, हम तो गुजराती हैं, इस तरह से। तो एक नया स्टेट बना था 1960 में। चलो ठीक है। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, 22वां क्वेश्चन। बताइए भैया, सबको आना चाहिए। गुड, कुछ लोग लगातार आंसर दे रहे हैं। आप लोगों की जीके इससे भी नॉलेज टेस्ट होगा कि कितना आप लोग पढ़ते हैं, डेली कितना पढ़ते हैं। गुड गुड, वेरी गुड। सबको पता है ज़्यादातर को, 1 मई को। 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र कौन है, ABCD। भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे, संजय रावत, देवेंद्र फडणवीस। सबको पता है। अभी इसमें क्या है, ऑप्शंस भी ऐसे ही थोड़े से हल्के ऑप्शन थे, तो आप सब बता सकते हैं। उद्धव ठाकरे कौन है, चीफ मिनिस्टर। देवेंद्र फडणवीस का था पहले वाला चीफ मिनिस्टर। संजय रावत कौन है, उससे शिवसेना का एक मेंबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। स्टेट डांस ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सा है, राजकीय नृत्य उत्तर प्रदेश का। नौटंकी, कावड़ी, देखनी, कथक। 50 मिनट हो गए, हमारे को ख़त्म करना है। अच्छा, देखनी भी बता दिया, कुछ नहीं। देखनी मुझे तो पता नहीं किधर होती है देखनी। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, नौटंकी कहाँ पे होता है। चलिए, इसका आंसर होगा कथक, नो डाउट उसमें। ठीक है। कथक ही ज़्यादा आपने मूवीज वगैरह में देखा हुआ, क्लासिकल डांस है महाराजाओं के, उसमें थोड़ा नृत्य वगैरह होता था इस तरह का। कथक, कथक इसका राइट आंसर है। ठीक है। महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट कब होता है, किस डेट को होता है, 25वां क्वेश्चन। सबको पता है, पहले से सब तैयार हैं। गुड, 1 मई को होता है। ये सारे के सारे 30 के 30 क्वेश्चन आपको कल याद रहने चाहिए। एक बार हम लोग और देख लेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। कहाँ पे GIS मॉनिटर्ड कोविड-19 हॉटस्पॉट। GIS पता है, कौन से स्मार्ट सिटी ने ये लॉन्च किया है, GIS डैशबोर्ड, जहाँ पे सब पता चलेगा कि कहाँ पे कोविड-19 के हॉट स्पॉट है, कहाँ पे क्या है। तो ये चीज़ कहाँ पे स्टार्ट किया है। जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है GIS का मतलब। तो आगरा, पुणे, मुंबई या बेंगलुरु। बेंगलुरु आंसर आया।
चलो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करोगे, फिर भी वो आंसर आगरा होगा इसका, ठीक है। आगरा में स्टार्ट किया है। पहली बात जीआईएस, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि आपको मतलब जैसे इंटरनेट पे सारी चीज़ें पता चल जाती है, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे पता चल जाएगी, कहाँ पे कोविड-19 के हॉट स्पॉट है, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कहाँ पे पेशेंट्स हैं, सबको मार्क कर लिया जाएगा। ये जीआईएस टेक्नोलॉजी है। ज्योग्राफी में काफ़ी कुछ आती है, कभी मौका मिलेगा तो इस पर डिटेल में बताएंगे। महाराष्ट्र स्टेट कब बना था भाई? जब गुजरात बना होगा तभी महाराष्ट्र बन गया। बॉम्बे से दोनों चेंज हुए एक तरह से। गुड गुड गुड, वेरी गुड यार, बहुत जोश शोर से लिख रहे हैं सब लोग, ठीक है गुड। लास्ट 3 क्वेश्चन हैं, कोई पीछे मत रहिएगा, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया अगला। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, हिमालय के ऊपर सारा रिसर्च होता है, ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी करता है। तो ये कब बना था? थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ खुद से भी, बट आप लोगों के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए पर्टिकुलरली आप लोगों के एग्ज़ाम के हिसाब के क्वेश्चन ही डाले गए हैं। तो आप लोगों के हिसाब की चीज़ है, तो आप लोगों को ये ईयर्स, कहाँ पे लोकेटेड है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, कौन इसका मेंबर है, कौन हेड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 19, फिर भी चलो हिंट बताओ थोड़ा थोड़ा कुछ। हाँ 1968 लगा दिए, कोई नहीं, चलो 1968 है, तुक्का मार देते हैं, वैसे सही है। तो ये इसका हेड क्वार्टर है देहरादून में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है ज़्यादातर, ठीक है, इतना पता रहेगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस। महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट, ये रिपीट हो गया, चलो इसको कट कर देते हैं। ये गुजरात डे आना चाहिए, गुजरात डे कब मना था, ठीक है चलो छोड़ो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लद्दाख हिमालयाज़। लद्दाख हिमालयाज़ एक डेजर्ट है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, ऐसा देखा होगा कि लद्दाख में सब लोग जा रहे हैं बाइक लेके, तो आप देखोगे वो एक तरह से डेजर्ट है, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं। वो डेजर्ट दो, हिमालय को 2 रेंजेस को बांटता है। वो कौन कौन सी रेंजेस हैं? रेंजेस मतलब पहाड़ियों को, 2 पहाड़ियों को। शिवालिक सबसे नीचे की पहाड़ी याद रखना, और लद्दाख बहुत ऊपर रहा है, तो शिवालिक वाला आंसर नहीं लगाए कोई भी, तो बचे 2। गुड, अब बताओ। अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सबसे नीचे आता है आप लोगों को अगर पता नहीं है तो, सबसे नीचे आता है शिवालिक, फिर लेसर हिमालयाज़ अपने भारत के नक्शे में, फिर ग्रेटर हिमालयाज़, और उसके बाद में काराकोरम, और ये यहाँ पे है। तो किस किस के बीच में हुआ? ए, गुड, देखो बता दिया। ग्रेटर हिमालयाज रेंजेस एंड काराकोरम रेंजेस। मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा बैक करके जाना चाहूँगा, एक मैप था अपनी इसी में, उसको यूज़ कर लेते हैं। चलो इस मैप में अच्छे से नहीं दिखेगा। हिमालयाज का ये होता है, ये लेसर होता है, फिर ऊपर की सॉरी शिवालिक होता है, फिर लेसर हिमालयाज होता है, फिर ग्रेटर हिमालयाज, फिर काराकोरम, और यहाँ पे अच्छे से दिखा सकते हैं, ये काराकोरम होगा, ये ग्रेटर हिमालयाज, फिर लेसर हिमालयाज, फिर शिवालिक सा आएगा। तो यहाँ पे लद्दाख है, तो इनके बीच में, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट तो कर लिया है। तो ये सेशन 40 मिनट का होना था, पर 50 मिनट का हो गया। अच्छा अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो आपने एक बार बता दिया, ये कहाँ पे रहेगा? तो मैंने ये सारा रिकॉर्ड कर लिया है, इसको यूट्यूब पे उपाय के चैनल पे हम लोग डाल देंगे, तो आपको वहाँ से ये सारा का सारा मिल जाएगा। तो आप लोग डिटेल्स में वहाँ से देख भी सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हैं, और उसके अलावा इनके आंसर्स भी हैं। तो इनके आंसर्स थोड़े डिटेल में किसी को पढ़ने हैं तो ये आंसर्स भी आपके पास। फिर इसकी 2 चीज़ें करेंगे, पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, तो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो। इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना है, क्या चीज़ था इससे रिलेटेड, आगे की भी हमारी क्लासेस थोड़ी सी अच्छे से और डिटेल में जाएगी। आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा हो सकता है इशू आया हो कुछ लोगों को, तो वो सारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पूरा का पूरा लेक्चर ऐसे कैसे, और इसके एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशंस इस पे मिल जाएंगे। आप लोगों के एक्सपीरियंस कैसे हैं? जस्ट आप लोग अभी 100 तो चैट 130 चैट आगे मैं पढ़ नहीं पाया, कोई एक बार सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा पता रहेगा, या आवाज़ में क्लैरिटी में इशू है, या थोड़ा धीरे चलना है। आप थोड़ा सा आप लोग सब बताइए, फटाफट अपना अपना कमेंट कीजिए, हम लोग एंड करेंगे सेशन को।
और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी पैटर्न पे करंट अफेयर चलेगा। एक लॉजिकल रीजनिंग की और क्लास थोड़े दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग ट्राई करेंगे कि आज जो पढ़ा वो कल कैरी फॉरवर्ड हो। इस तरह से अगर आप 30-30 क्वेश्चंस भी डेली के कर लोगे, मंथ के एंड में आपके पास 900 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इतने कर लेते हो तो आपकी जीके तो कहीं से नहीं जाने वाली। हम थोड़ा डिटेल में और टॉपिक्स को भी लेंगे, जैसे कोविड के बारे में आपको नहीं पता या मॉनसून के बारे में नहीं पता, ऐसे ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स और लेके आएंगे जो आपको थोड़ा डिटेल में पता चल जाएगा। तो तो आप लोगों के, और मेरा मकसद क्या है इसके पीछे, मेरा मकसद आपको कोर्स कराना नहीं है। मेरा मकसद है कि आप इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, आप ये सारी चीज़ें पढ़ें तो कल के अखबार में या कहीं चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको कोविड-19 देखते आपको चीज़ें पता चलेंगी। रेमडेसिविर का नाम सुनते ही आपको पता चलेगी, प्लाज्मा थेरेपी का नाम पढ़ते ही आप पढ़ने लगोगे, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा इस सब्जेक्ट के बारे में। तो ओके, थैंक यू वेरी मच सब लोगों ने इस क्लास में पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी लोगों ने, लगभग 30 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और भी लोग बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।